नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। टीएनसी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में माई सेल्फ असिस्टेंट नर्सिंग स्टूडेंट एक बार फिर से आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज नॉट सेट 6.0 प्रीलिम्स का पेपर हो चुका है, यानी पहला पड़ाव आपका पार हो चुका है। अब पड़ाव दूसरे नंबर की बारी है और आज का पेपर स्पेशली अगर बात करें तो पूरा का पूरा फोकस फंडामेंटल और प्रोसीजर बेस्ड फोकस था। आज बहुत सारा लगातार बच्चों के फोन कॉल और मैसेज आ रहे हैं कि सर आज तो एग्जामिनर ने जमकर 6 लगाए। क्या लगाए? जमकर 6 लगाए, और वो जमकर 6 फंडामेंटल सब्जेक्ट को टच करते हुए लगाए। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो आज पूछे गए हैं वो फंडामेंटल और प्रोसीजर बेस्ड से करवाए गए। लेकिन बहुत ही मजे की बात ये रही है कि टीएनसी लगातार आपके लिए प्रोसीजर बेस्ड एग्जाम करवा रही थी और लगभग 100 प्रोसीजर के क्वेश्चंस हमने आपको पहले से ही सोल्व करवा दिए थे, क्योंकि हमें पहले से ही पता होता है कि एग्जामिनर कुछ न कुछ उल्टा फुल्टा जरूर करता है। उल्टा फुल्टा का मतलब है कि कभी न कभी कुछ न कुछ चीजें लेकर आता रहता है, तो हमने पहले से ही प्री प्लान कर रखा था, पहले से ही प्रिपरेशन कर रखी थी और सारे के सारे प्रोसीजर, पूरे के पूरे प्रोसीजर आपको पूरी अच्छे तरीके से कंप्लीट करवा रखे थे। आज जिन्होंने भी प्रोसीजर बेस्ड जो टीएनसी के पेपर थे उनको लगातार अटेम्प्ट किया था, उनको आज 1% चिंता करने वाली जरूरत नहीं है। और बिल्कुल ये सारे के सारे क्वेश्चंस पहले से ही सॉल्व हो चुके हैं। हाँ, लैंग्वेज जरूर इस बार बदली गई है, क्योंकि एग्जामिनर हमेशा ध्यान रखना है कॉपी टू पेस्ट लैंग्वेज बहुत ही रेयर उठाता है और रेयर भी उठाता है, और उसमें लैंग्वेज जरूर थोड़ी बहुत मॉडिफाई करता है। बहुत सारे क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर के एमसीक्यू में पहले से ही पड़े हुए हैं। लगभग अगर मैं बात करूं 100 क्वेश्चन में से 50 एमसीक्यू तो ऐसे होंगे जो प्रीवियस ईयर के अंदर पेपर के अंदर आए हुए हैं, और 50 एमसीक्यू ऐसे थे जो कि प्रोसीजर बेस्ड में से नए क्वेश्चन, वैसे क्वेश्चन पुराने ही है, नए कुछ भी नहीं था। इसमें सारे क्वेश्चंस को लैंग्वेज जरूर बदला गया था, थोड़े ऑप्शन बदले गए थे और लगभग पेपर को बैलेंस से बनाया गया था। तो पेपर बिल्कुल मैं बोलूंगा मॉडरेट लेवल का था, डरने की जरूरत नहीं है। जिस बच्चे ने लगातार मेहनत की है उसका पड़ाव 101% पार होने वाला है। लगातार टीएनसी के साथ आपने जो मेहनत की है उसका प्रतिफल आपको 101% ताल ठोक के मिलने वाला है और 100% सिलेक्शन होने वाला है। अब बारी आती है पेपर सॉल्यूशन की। तो पेपर में किस प्रकार से आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और किस प्रकार से आपने आंसर दिए वो जरूर अभी इस पेपर में आप मैच करें। पूरा का पूरा पेपर हमने विद ऑप्शंस वाइज हमने बनाने की कोशिश की है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन बनाने की कोशिश की है। हम एग्जामिनर हॉल तक जाकर आप तक पेपर लागने की कोशिश की है और आप तक ये सारे ऑप्शन पहुंचाने की कोशिश की है। ऐसा नहीं कि वन लाइनर क्वेश्चन लेके आ जाए और हाँ बता दिया जाए जल्दी जल्दी। फास्ट भागने वाली रणनीति नहीं है, फास्ट भागने वाली रणनीति नहीं है। एक एक क्वेश्चन को बारीकी से जांचा परखा और उस क्वेश्चन को अब आपके सामने लेके आने वाले हैं हमारे शेर सिंह सर। मैं नेक्स्ट जो आगे हैंडओवर क्लास करना चाहता हूं वो शेर सिंह सर को करना चाहूंगा, जिससे वो कंटिन्यूअसली आपके साथ पूरे के पूरे पेपर को जरूर सॉल्व करवाएंगे। आपको अपने क्वेश्चन को मैच करना है और कितने परसेंटेज आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं वो जरूर कमेंट बॉक्स में करना है। तो कंटिन्यू द क्लास। थैंक यू सो मच। नमस्कार दोस्तों टीम नर्सिंग क्लासेस के इस मेमोरी बेस्ड एवेल्युएशन पेपर में आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जिस दिन का आपको बहुत बेसब्री से इंतजार था कि नॉट सेट 6.0 प्रीलिम्स कब होगा, वो आज खत्म हो गया है। सब्र भी खत्म हो गया और पेपर भी खत्म हो गया, और आप सभी दोस्तों को आज वाला जो पेपर हो गया उसमें सफलता हासिल करने के लिए अग्रिम शुभकामनाएं मेरी तरफ से। लेकिन इतनी शुभकामना से दोस्तों काम नहीं चलेगा। वजह यह है क्योंकि 20 दिन बाद ही आपका मेंस का पेपर होने वाला है। तो जिस स्थिति में और जिस तटस्थता के साथ आप पढ़ रहे हैं आप उसको बरकरार रखें। मतलब यह हुआ कि आप 1 मिनट का समय भी अपना जो है जाया ना करें, अपना समय बर्बाद ना करें, क्योंकि समय ही धन है दोस्तों। तो समय की कद्र करें, समय को बर्बाद ना करें। 20 दिन का समय आपके पास है और 20 दिन का समय कोई थोड़ा समय नहीं होता है, बहुत समय होता है। क्यों? क्योंकि जिन लोगों ने ठीक से पढ़ाई की है उनको सिर्फ अपना रिवीजन करना है। तो इस 20 दिन में आप अपना रिवीजन करें और अपने क्वेश्चन सेशन को लगातार करते रहें। अपना सीरीज जो है जितने भी आप क्वेश्चन पेपर दे रहे हैं सीरीज को कंटिन्यू करें, आपका सिलेक्शन सुनिश्चित है। इसी भावना के साथ समय जाया ना करते आज हम फिर से मिलते हैं, हमारे क्लास की नई शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, मैक्सिमम क्वेश्चंस आज के इस पेपर में होने वाले जितने भी हैं उसमें हमने क्वेश्चंस की लैंग्वेज के साथ साथ और ऑप्शन की लैंग्वेज को भी जो है आइडेंटिफाई करने की कोशिश की है और ऑप्शन को भी मैच करने की कोशिश की है कि ऑप्शन भी लगभग उसमें मैच हों। तो ऐसी कोशिश की गई है। बाकी देखो मेमोरी बेस्ड तो मेमोरी बेस्ड ही होता है, लेकिन फिर भी अगर कोशिश की गई है तो कोशिश को खराब नहीं जाना चाहिए। तो आप सबका साथ
इसी तरह बना रहे और आप इसका अपना इस पेपर के बाद अपना इवेल्युएशन करें और इस इवेल्युएशन के आधार पर अपना रिजल्ट अपने हिसाब से मुकर्रर कर लें। तो समझ आया ना करते हुए मिलते हैं आज की क्लास का पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या है देखो, पहला क्वेश्चन आया दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिम्टम ऑफ हाइपोकैल्सीमिया। हाइपोकैल्सीमिया का कौन सा सिम्टम नहीं है। दोस्तों जितने पेपर हैं ध्यान रखना, जितने क्वेश्चन आज की क्लास में होने वाले हैं लगभग 70 प्लस है, 75 प्लस क्वेश्चन है और 75 प्लस क्वेश्चन आपके आज के पेपर से पूछे गए हैं। तो इसमें क्या है कि आज की जो ये क्लास होने वाली है, इस क्लास में हम ज्यादा इसके रैशनल के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि रैशनल के बारे में बात हम जब सुपर सीरीज हमारी चल ही रही है तो सुपर सीरीज में हम डीप में इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और आज के लिए सिर्फ आपके इवेल्युएशन के लिए, क्योंकि आप रैशनल आप खुद भी नहीं पढ़ना चाहेंगे, रैशनल के लिए आप ये भी सोचेंगे कि चलो एक बार पहले इवेल्युएशन हो जाए उसके बाद में फिर देख लेंगे। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आज हम इवेल्युएशन नहीं, इसका रैशनल नहीं देखेंगे, सिर्फ इवेल्युएशन देखेंगे कि आंसर क्या जाना चाहिए। ठीक है, तो आंसर को हमने जो है थोड़ा डार्क कर दिया है, तो वो आप डार्कनेस जो आप इसमें देख लें, जो आपको क्या मिल जाएगा दोस्तों, आपका आंसर मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम ऑफ हाइपोकैल्सीमिया। तो पहला ऑप्शन आपका नेगेटिव ट्राउजियो साइन, दूसरा है आपका, अच्छा इसमें क्या नेगेटिव नहीं होता, ये पॉजिटिव होता है। ट्राउजियो साइन क्या होता है दोस्तों, आपका पॉजिटिव होता है, इसलिए ये ऑप्शन तो नहीं आएगा। दूसरा है हाइपोएक्टिव बाउल सिंड्रोम, तो हाइपोएक्टिव नहीं हाइपर एक्टिव बाउल सिंड्रोम होता है। लेग पेन होता है, लेकिन अगर लेग पेन हाइपोकैल्सीमिया में होता है, जरूर होता है, लेकिन अगर प्रायोरिटी की बात करें तो ट्विचिंग आपका क्या चला जाएगा दोस्तों, आंसर चला जाएगा। समझे बात को। तो ये हो गया आपका पहले सवाल का जवाब। दूसरा क्वेश्चन है आपका ट्रांस इल्यूमिनेशन टू बी डन प्रायर। ट्रांस इल्यूमिनेशन कब किया जाता है। अब देखो ये कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। कंट्रोवर्शियल कैसे, कुछ लोग ये बोलेंगे कि ट्रांस इल्यूमिनेशन बोन मैरो बायोप्सी में होता है, और कई जगह जब आप गूगल सर्च करते हैं तो गूगल पे भी आपको कई जगह आपको बोन मैरो मिल जाएगा। कुछ किताबें ऐसी हैं जो आपको बता देंगे, लेकिन अगर आप इसकी थ्योरी देखेंगे ट्रांस इल्यूमिनेशन कब किया जाता है, तो दोस्तों ये बॉडी कैविटीज को देखने के लिए और फैटी टिश्यूज को देखने के लिए ट्रांस इल्यूमिनेशन किया जाता है। तो इसमें से अगर हम देखें तो ट्रांस इल्यूमिनेशन टेक्निक प्रायर की जाती है मैमोग्राफी के। तो दूसरा जो ऑप्शन आपका क्या चला जाएगा, मैमोग्राफी। बाकी आपका सारे के सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। समझे बात को। लंबर पंचर, कुछ लोग लंबर पंचर भी बताते हैं कि ये भी हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है, आपका मैमोग्राफी आंसर जो है सही जाएगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं दोस्तों जिसमें कंट्रोवर्सी होती है, जैसे अभी मैंने बताया कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, तो इसमें क्या है कि दैट इट डिपेंड्स ऑन एम, कि एम्स क्या मानता है उसके हिसाब से वो अपना आंसर मुकर्रर करता है। नेक्स्ट है यू हैव टू गिव डीपीटी वैक्सीन एंड फाउंड ग्रेन्यूल्स, व्हाट शुड बी डन। कि आपने क्या किया है कि आपको डीपीटी वैक्सीन देनी है किसी को, है ना, और वो वैक्सीन जैसे ही आपने फ्रिज से निकाली तो निकालने के बाद आपने देखा कि उसमें क्या देखे गए हैं, ग्रेन्यूल्स देखे गए हैं। तो ग्रेन्यूल्स अगर देखे गए हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है, आपका उत्तरदायित्व क्या बनता है। पहला, चेक आफ्टर 5 मिनट्स, क्या आप दोबारा से उसको 5 मिनट बाद देखेंगे। ये ऑप्शन सेम एज इट इज है, ध्यान रखना। ठीक है, दूसरा हम वाइल को क्या कर देंगे, डिस्कार्ड कर देंगे। तो ये हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, वाइल को क्या करेंगे, डिस्कार्ड। अगला है शेक द वाइल, हम क्या करेंगे, उसको शेक करेंगे, तो शेक भी नहीं करेंगे। और नथिंग टू डू, कुछ नहीं करना है और वैक्सीन दे देना है। ये वैक्सीन नहीं दिया जाता, उस वाइल को क्या कर दिया जाता है, डिस्कार्ड कर दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन व्हाट इज द साइन ऑफ सर्कुलेटरी ओवरलोड। अगर किसी पेशेंट का ब्लड ट्रांसफ्यूजन चल रहा है तो सर्कुलेटरी ओवरलोड का साइन क्या होगा। दोस्तों इसमें से लगभग क्वेश्चन, मैं ज्यादा तो नहीं कहूंगा, लेकिन अगर मैं 77-8 क्वेश्चन यहां लेके आया हूं आपके सामने, तो ज्यादा तो मैं नहीं कहूंगा, लगभग आप ये मान लो कि 35 से 40 क्वेश्चंस के बारे में हमने सुपर सीरीज में डिस्कशन किया है ना। तो डिस्कशन का मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने ये बता दिया कि यही क्वेश्चन सेम एज इट इज छपा रहेगा, ऐसा नहीं है। हमने जितनी चर्चाएं की है, जितना हमने कंसेप्ट सीखने की कोशिश की है, जितने हमने टॉपिक्स पढ़ने की कोशिश की है, उन टॉपिक्स में से लगभग आपको इतने क्वेश्चन मिल जाएंगे। समझे। चलो, तो ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन व्हाट इज द साइन ऑफ सर्कुलेटरी ओवरलोड। तो सर्कुलेटरी ओवरलोड का साइन टेकिकार्डिया होता है, बिल्कुल होता है। जुगुलर वेन डिस्टेंशन होता है, बिल्कुल होता है। डिस्टेंशन वेन डिस्टेंशन होता है, डिज्निया होता है। ठीक है, ब्रेडिकार्डिया नहीं होता, टेकिकार्डिया होता है। हाइपोटेंशन नहीं होता, हाइपरटेंशन होता है। डिज्निया होता है, हाइपोटेंशन नहीं होता, टेकिकार्डिया होता है। हाइपोटेंशन नहीं होता, टेकिकार्डिया होता है। लो बैक पेन नहीं होता। ठीक है, तो ऑप्शन क्या चला जाएगा आपका, पहला वाला ऑप्शन चला जाएगा। मेरी बात समझे क्या है। तो ये वाला क्या है दोस्तों, आपका आंसर। तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द लीस्ट ऑक्सीजन वेस्ट मास्क इज, कि ऐसा कौन सा मास्क है जिससे कम से कम ऑक्सीजन वेस्ट होती है। ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्या इंक्यूबेटर है, क्या एनआरएन है, क्या नेजल कैनुला है, क्या सिंपल फेस मास्क है। तो दोस्तों सीधी सी बात है, ऐसी कोई चीज जो सबसे कम लेती है तो सबसे कम ही बर्बाद करेगी।
अगर कोई बहुत सारी चीज लेगी तो बहुत सारी चीज बर्बाद करेगी। तो इसमें सबसे कम ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम किसका है? तो नेजल कैनुला का। नेजल कैनुला सबसे कम ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम है। मैक्सिमम कितना है? मैक्सिमम 6 लीटर है। और अगर बात करें कि कितना दिया जाता है तो 1 से 4 लीटर पर मिनट दिया जाता है। तो जो कम होता है वही तो कम वेस्ट करेगा। तो इसका आंसर भी क्या चला जाएगा? आपका नेजल कैनुला चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, What should be used during गुडल एयरवे? जब गुडल एयरवे किसी को लगाया जाता है, गुडल एयरवे के बारे में हमने बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में बात की थी सुपर सीरीज में। तो गुडल एयरवे अगर किसी को अप्लाई किया जा रहा है तो उस कंडीशन में कौन से पेशेंट में अप्लाई करेंगे, ये क्वेश्चन है। कौन से पेशेंट में? तो उसके लिए क्या अनकॉन्शियस होना जरूरी है, क्या सेमी कॉन्शियस, क्या कॉन्शियस? वहां पे मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया था कि इसके लिए पहली शर्त अनकॉन्शियसनेस है। अगर किसी पेशेंट को गुडल एयरवे डाला जाता है तो उसके लिए पहली शर्त क्या है? अनकॉन्शियसनेस है। तो अनकॉन्शियसनेस होना बहुत जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट, अगर पेशेंट नहीं है तो उसको किया जाता है। ठीक है, मैंने ये भी बताया था थायोपेंटोल दिया जाता है, ये भी मतलब हमने उस टाइम पे बात की थी। नेक्स्ट है, ए चाइल्ड केम इन इमरजेंसी डिपार्टमेंट विद लूज मोशन। एक पेशेंट है जो इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आया है और किससे ग्रस्त है? वो लूज मोशन से एंड इरिटेटेड, और क्या भी है? इरिटेटेड भी है। और आईज आर शंकन, आंखें क्या है? संकन है। और ईगरली है वाटर, और क्या चाहिए उसको? उसको पानी चाहिए ही चाहिए। तो विच टाइप ऑफ डायरिया इज दिस? तो कौन सा टाइप का डायरिया है? तो आपको अगर पता हो तो सुपर सीरीज में हमने डायरिया का एक टॉपिक आया था, तो पूरा डायरिया मैंने आपको डिटेल में समझाया था। पूरा मैनेजमेंट डायरिया, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर कौन सा होता है, कैसे मैनेजमेंट होता है, क्या एबीसी टेक्निक्स होती हैं, वो सारी की सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। तो मैंने आपको बताया उस हिसाब से आप इसको करें कि अगर पेशेंट को क्या हो रहा है? डायरिया भी हो रहा है ना? पेशेंट को क्या भी हो रहा है? डायरिया भी हो रहा है। और उसकी आईज क्या है दोस्तों? शंकन है ना? अब ऐसा नहीं है कि सीवियर में शंकन नहीं होता, होता है, बिल्कुल होता है। लेकिन आगे सुनो, क्या पेशेंट इरिटेटेड है? हाँ बिल्कुल, पेशेंट इरिटेटेड है। ठीक है, और क्या है? वो उसको पानी चाहिए, वो क्या, प्यासा मर रहा है, तो वाटर की जरूरत है। तो ये सारे के सारे सिम्टम है ना, ये मॉडरेट में आते हैं। अब आप ये कहोगे कि सर सीवियर में क्यों नहीं? तो सीवियर में डायरिया होता है, बिल्कुल सही बात है। आंख में संकन होती है, बिल्कुल सही बात है। इरिटेटेड नहीं होता पेशेंट, क्यों? क्योंकि वो इतना वीक हो जाता है ना कि उसमें इरिटेशन जैसी कुछ बचता नहीं है। दूसरा क्या कि वो मांगता भी नहीं है, क्योंकि वीकनेस ज्यादा हो जाती है तो मांगता नहीं है। इसमें क्या रहता है? वो ईगर रहता है कि मुझे चाहिए ही चाहिए पानी। इसलिए क्या है, ये आपका आंसर हो जाएगा। और उसी सुपर सीरीज में उस क्लास में मैंने आपको एक फ्लो चार्ट बना के बताया था कि किस तरह से उसको जो है डिफरेंशिएट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चाइल्ड केम इनटू इमरजेंसी डिपार्टमेंट डायरिया टुडे नहीं है, 2 डे एगो है दोस्तों, है ना? ये ऑप्शन क्या है आपका? 2 डे एगो है ये। टू डे एगो है ना, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आया। और डायरिया कितने दिन से? उसको 2 दिन से है। फिजिशियन प्रेस्क्राइब द टैबलेट जिंक। फिजिशियन ने क्या प्रेस्क्राइब किया है? जिंक टैबलेट प्रेस्क्राइब की है ना? जिंक टैबलेट प्रेस्क्राइब की है। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जिंक इन दिस केस? मतलब डायरिया के कंडीशन में जिंक का क्या योगदान है, वो पूछा है। क्या जिंक डायरिया को स्टॉप कर देता है? नहीं। और ये क्वेश्चन भी वहां डायरिया में मैंने आपको समझाया कि जिंक क्यों दिया जाता है एज ए सप्लीमेंट्री फूड, है ना? अगला क्या है? इंक्रीज ड्यूरेशन ऑफ डायरिया। नहीं, बिल्कुल नहीं करता। अगला क्या है? इंक्रीज वाटर एब्जॉर्प्शन फ्रॉम इंटेस्टाइन। बिल्कुल। ये क्या करता है? हेल्प करता है। जैसे वाटर लॉस हो रहा है ना बॉडी का अगर वाटर लॉस हो रहा है तो उसको क्या करता है? ये एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है, तो पानी कम लॉस होता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर? ये चीज भी मैंने आपको वहां पे बता रखी है। और इंक्रीज वाटर लॉस नहीं करता, डिमिनिश करता है वाटर लॉस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर ये एसिड बेस बैलेंस से क्वेश्चन है, इम्बैलेंस से है। पीएच अगर आपके कितना है? 7.25 है। तो पीएच अगर 7.25 है तो सीधी सी बात है कि पेशेंट में कौन सी कंडीशन देखने को मिलेगी? एसिडोसिस की कंडीशन। क्यों? क्योंकि नॉर्मल क्या है? 7.35 से 7.45। तो अगर 2.5 है तो क्या हो गया? एसिडोसिस। अगला क्या है? PCO2। तो PCO, अच्छा एक बात और कि इसके आगे उसमें ऑप्शन में यह भी दे रखा था कि 7.35 टू 7.45, है ना? इसमें दे रखा था भाई आपका 45 से 55, और इसमें दे रखा था 22 से 27, और इसमें दे रखा था 100 से 110, और हाँ ये सारे ऑप्शन भी उसमें थे आगे, है ना? तो अगर इतना है तो ये क्या हो जाएगा? एसिडोसिस। और एसिडोसिस अगर देखो अब क्या है कि जो SpO2 है ना, SpO2 अगर बढ़ेगी आपकी, SpO2 अगर बढ़ेगी, सॉरी CO2 अगर आपकी बढ़ेगी तो आपका एसिडोसिस होना चाहिए। तो यहां तो CO घट रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ऑक्सीजन का कोई लेना, मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम का कोई लेना देना नहीं है।
HCO3, तो HCO3 आयन क्या है आपका 22 है, तो मतलब थोड़ा सा बॉर्डर लाइन पे है, इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं, मेटाबॉलिक एसिडोसिस बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है आपका मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अगर यही मान लो 28 होता तो हम नहीं कर पाते, समझे बात को, तो ये आपका क्या हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन, एन आरटीए पेशेंट एडमिटेड इनटू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट, एक रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का पेशेंट है और इमरजेंसी डिपार्टमेंट में वो एडमिट हो गया है ना, तो विच ऑक्सीजन मास्क शुड बी यूज्ड फर्स्ट, तो सबसे पहले कौन सा ऑक्सीजन मास्क लगाया जाता है, सिंपल फेस मास्क। कभी भी एक आदमी अगर मान लो कहां आता है, आपका इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आता है, तो ऐसा थोड़ी कि सीधा उसको एनआरएम लगा दिया जाता है या सीधा उसको वेंटिलेटर पे ले लिया जाता है, नहीं। अगर वो डिसैचुरेट हो रहा है तो उस कंडीशन में सबसे पहली प्रायोरिटी क्या होती है आपकी, सिंपल फेस मास्क लगाया जाता है। ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम का मोस्ट कॉमन जो तरीका है वो क्या है आपका, सिंपल फेस मास्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो इसको। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाँ, एक ड्रग टू बी प्रेस्क्राइब 0.4 mg, एक दवा है दोस्तों और वो कितनी प्रेस्क्राइब की गई है, 0.4 mg प्रेस्क्राइब की गई है, एंड अवेलेबल ड्रग इज 1 mg पर ml, और जो अवेलेबल है वो कितनी है, 1 mg पर ml है, तो हाउ मच ml टू बी गिवन, तो कितनी दी जानी है, तो अगर 1 mg 1 ml में है तो 1 ml के 10 हिस्से कितने हो गए, 0.10 हो गया ना भाई, 10 हिस्से कितने हो गए, 10 हो गए, तो 0.4 का कितना आ जाएगा आपका, 0.4 ml आ जाएगा, तो यही आ जाएगा आपका आंसर। समझ गए बात को, तो ये तो बहुत साधारण सा कॉमन सा क्वेश्चन है। उसके बाद 3 मंथ चाइल्ड ऑन CPAP, एक 3 महीने का बच्चा है और वो किस पे है, CPAP पे है, तो व्हाट शुड बी डन एज प्रायोरिटी, तो क्या प्रायोरिटी वाइज करना चाहिए, इफ पेशेंट हीमोडायनामिकली स्टेबल, अगर पेशेंट क्या है हीमोडायनामिक स्टेबल है और 3 महीने का बच्चा है CPAP पे है, तो क्या किया जाना चाहिए, तो क्या IV फ्लूइड दिया जाना चाहिए, क्या ब्रेस्ट फीडिंग दी जानी चाहिए, क्या कप फीड दी जानी चाहिए, क्या ट्यूब फीडिंग दी जानी चाहिए। तो दोस्तों ऐसा होता है कि CPAP जो है ना वो ऐसा भी होता है जो माउथ को कवर करता है, ऐसा भी होता है जो नोज को कवर करता है, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन में क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पेशेंट क्या है आपका हीमोडायनेमिकली स्टेबल है, तो हीमोडायनेमिकली स्टेबल है ना, तो उस कंडीशन में अगर ये दिया हुआ नहीं होता कि वो अनस्टेबल है तो इसमें IV फ्लूइड आपका आंसर जा सकता था। ये दोनों तो बिल्कुल नहीं आएंगे, ये दोनों तो बिल्कुल नहीं आएंगे, समझ गए बात को। कप फीड और ट्यूब फीडिंग तो आना ही नहीं चाहिए, आएगा भी नहीं। अगर मान लो ये वर्ड इसमें नहीं होता तो उस कंडीशन में IV फ्लूइड आता, अगर ऐसा नहीं है तो उसमें आंसर क्या जाएगा आपका, ब्रेस्ट फीडिंग आंसर जाएगा। समझ गए बात को, सारे के सारे आंसर बाकी क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। देखो ऑप्शन ऐसे मिल रहे हैं आपको जो लगभग जैसा हमने कलेक्ट किया है कि पेपर के अंदर सारे के सारे ऑप्शन और क्वेश्चन की लैंग्वेज लगभग आपको सेम मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिवेंटिव मेजर ड्यूरिंग राइट साइडेड मस्टेक्टमी, छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा बड़ा करके पूछा गया है। देखो एक पेशेंट है आपके वार्ड में भर्ती है, उस पेशेंट का प्लान किया गया है कि राइट साइडेड मस्टेक्टमी होनी है ना, तो उस कंडीशन में उसका प्रिवेंटिव मेजर क्या होगा, एज किस तरीके से, वाइटल साइन चेक करने के लिए। तो आप वाइटल साइन चेक करेंगे तो कौन सा मेजर काम में लिया जाएगा, पहला मेजर बीपी ऑन राइट हैंड, क्या उसका अगर राइट साइडेड मस्टेक्टमी हुई है, मान लो राइट साइडेड मस्टेक्टमी हुई है, राइट साइडेड मस्टेक्टमी हुई है, तो क्या राइट साइड से बीपी ले लेंगे क्या, नहीं, कभी नहीं लेते हैं। जब बीपी आप वाइटल साइन पढ़ेंगे तो वाइटल साइन पढ़ाते समय अध्यापक जरूर बताएगा, किसी भी अध्यापक से पढ़ेंगे तो 100% बताएगा कि जिस साइड से मस्टेक्टमी की जाती है उस साइड वाले हाथ से कभी भी बीपी नहीं लिया जाता है। तो राइट साइड ये तो चला गया। उसके बाद मेजर बीपी ऑन द लेफ्ट हैंड, तो बीपी का मेजरमेंट हमेशा कौन से साइड से किया जाता है, अनअफेक्टेड साइड से किया जाता है, ध्यान रखना। तो अनअफेक्टेड साइड क्या हो जाएगा आपका, लेफ्ट हो जाएगा। तो आंसर तो चला गया ये, है ना। अगला क्या है, मेजर SpO2 फ्रॉम राइट साइड, तो ये भी कर ही सकते हैं, है ना। राइट साइड से तो SpO2 क्यों नहीं चेक कर सकते, क्योंकि अगर सर्जरी हुई है तो उस वाला तो फिंगर से तो चेक करते ही हैं, और कोई ऑप्शन होता तो वो भी। लेकिन जो प्रायोरिटी क्या है, अब SpO2 अगर आप चेक कर रहे हो तो SpO2 तो कोई ऐसा कोई मेजर है नहीं ना कि जिससे कोई नुकसान हो, हाँ, लेकिन अगर आप बीपी चेक कर रहे हैं तो वो एक प्रिवेंटिव मेजर हो सकता है, समझ रहे हो बात को। वो क्या हो सकता है, एक प्रिवेंटिव मेजर हो सकता है, क्योंकि बीपी अगर चेक करेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा कि पेशेंट को प्रॉब्लम हो सकती है। प्रॉब्लम क्या हो सकती है कि उसका वेनस रिटर्न में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मस्टेक्टमी या लंपेक्टमी के दौरान क्या किया जाता है, आपकी लिम्फ नोड्स को भी निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो आंसर ये चला गया। ज्यादा डिटेल में बात हम करेंगे जब सुपर सीरीज में इसका डिस्क्रिप्शन दूंगा मैं तब, ठीक है। चलो अगला है व्हाट चेंजेस सीन इन हाइपोकैल्सीमिया इन ईसीजी, है ना, इन ईसीजी के केस में अगर कोई पेशेंट की ईसीजी ली जा रही है, पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम हाइपोकैल्सीमिया,
तो हाइपोकैल्सीमिया केस में क्या देखने को मिलता है? क्वेश्चन क्या था देखो, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसमैच ये हुआ है कि हाइपोकैल्सीमिया डायरेक्ट नहीं पूछा, उसने पूछा है कि सीरम कैल्शियम लेवल, अगर एक पेशेंट है आपके पास भर्ती है, उसका सीरम कैल्शियम लेवल कितना है? 7। उसका सीरम कैल्शियम लेवल कितना है? 7। तो 7 सीरम कैल्शियम लेवल वाले पेशेंट में ईसीजी में क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे? ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या है? तो प्रोलॉन्ग टी वेव ये बिल्कुल नहीं आएगा, तो वाइडन क्यूटी जो इंटरवल होता है वो बड़ा हो जाता है, ये हमारा क्या चला जाएगा दोस्तों? आपका ईसीजी का आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 ईयर चाइल्ड स्वालो कैरोसिन, एक 3 साल का बच्चा कैरोसिन पी गया है ना तो व्हाट वुड बी प्रायोरिटी एक्शन? तो एक्शन ये होगा कि घर वालों को समझा दो आगे से कैरोसिन बच्चों के पास ना रखें। देखो इसमें कोई ऑप्शन है क्या? नहीं, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। चलो तो कैरोसिन पिला के ले आए अस्पताल में, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप क्या करते हैं? पहला सक्शन कभी नहीं, है ना, सक्शन कभी नहीं किया जाता है ना। तो कैरोसिन का सक्शन क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि सक्शनिंग के दौरान एस्पिरेशन के चांसेस होते हैं, सक्शनिंग के दौरान वोमिटिंग के चांसेस होते हैं, और जब वोमिटिंग इंड्यूस्ड भी कोई चीज देंगे तो भी अगर वो ऊपर आएगा तो देयर आर द मोर चांसेस ऑफ एस्पिरेशन, क्योंकि तेल जो है ना वो पतला होता है, तो उसको अगर आप एस्पिरेट करेंगे तो देयर आर द मोर एंड मोर चांसेस टू एस्पिरेशन। तो कभी भी उस पेशेंट में ऐसी चीज नहीं देंगे जो क्या करवाएगी? वोमिटिंग करवाएगी या वोमिटिंग इंड्यूस करेगी, और हम कभी भी उसमें एस्पिरेट नहीं करेंगे, मतलब सक्शन नहीं करेंगे। तो ये तो गया। दूसरा, गिव मिल्क एंड वाटर, ये देंगे उसको। क्यों देंगे? क्योंकि पानी और दूध अगर हम उसको पिलाते हैं तो जो कैरोसिन है उसमें डिजोल्व हो जाएगा, वो लिक्विड हो जाएगा, समझे बात को? लिक्विड हो जाएगा तो क्या होगा कि वो धीरे धीरे निकलने की कोशिश करेगा। नथिंग टू गिव, कुछ नहीं देंगे तो क्या? ये तो खराब करेगा पड़ा। एक्टिवेटेड चारकोल, कुछ लोग एक्टिवेटेड चारकोल करके आए होंगे, लेकिन यहां पर एक्टिवेटेड चारकोल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि कहीं ना कहीं दोस्तों ये वोमिटिंग इंड्यूस करवाता है, कहीं ना कहीं क्या करवाता है? ये वोमिटिंग इंड्यूस करवाता है। तो ऑप्शन क्या चला जाएगा? मिल्क एंड वाटर चला जाएगा कैरोसिन के केस में। अगला है बेबी बॉर्न विद एप्गार स्कोर 7, एक बच्चा पैदा हुआ, उसका एप्गार स्कोर कितना है? 7, एंड मेकोनियम स्टेन्ड एट फेस एट 1 मिनट आफ्टर बर्थ। हाँ, मेकोनियम आपको पता है ना कि एप्गार स्कोर कितने समय पे लिया जाता है? तो एप्गार स्कोरिंग की जाती है 1 मिनट और 5 मिनट पे। तो 1 मिनट पे बच्चा पैदा हुआ, उसका एप्गार स्कोरिंग की गई, कितना आया? 7। 7 आने के बाद में और क्या भी देखा गया उसमें? उसका मेकोनियम स्टैंड है, फेस के ऊपर क्या है? मेकोनियम लगा पड़ा है ना। मेकोनियम तो आप समझते ही होंगे, तो वो क्या मुंह पे लगा हुआ है। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है? 5 मिनट बाद तो दोबारा से क्या चेक करेंगे ना एप्गार स्कोरिंग। तो लेकिन अभी क्या करना है? तो नथिंग टू डू, कुछ नहीं क्यों करोगे आप? कुछ नहीं क्यों नहीं करेंगे बताओ? अब पेशेंट का एप्गार स्कोर कितना है? 7 मतलब 8 से 10 से कम है, मॉडरेट कंडीशन में पेशेंट है ना, तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो गया कोर्ट फिजिशियन। अब डॉक्टर साहब बाहर बैठे, आएंगे इतनी देर में पेशेंट क्या हो जाएगा? कुछ ना कुछ एस्पिरेट कर जाएगा। अगला क्या है? नेजल एंड ओरल सक्शन। देखो ओरल कैविटी के आसपास मेकोनियम लगा, तो हो सकता है कि एस्पिरेट कर जाए, या हो सकता है कि एस्पिरेट कर रखा हो। तो पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उसी की वजह से हो सकता है कि आपका एप्गार स्कोर कितना आया हो? 7 आया हो। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है कि नेजल और ओरल आप क्या करेंगे दोस्तों? सक्शन करेंगे। टेक ऑन वार्मर फॉर रिससिटेशन, कि उसको रिससिटेशन के लिए वार्मर पे लेके जाएंगे। तो रिससिटेशन कंडीशन इसमें जरूरत नहीं होती, क्योंकि रिससिटेशन आप 4 से पहले, अगर 4 से कम आपका क्या होता है? स्कोर होता है, तो रिससिटेशन करना होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एक क्वेश्चन आया था आपका किसका? पार्टोग्राफ का, है ना। पार्टोग्राफ का क्वेश्चन है, तो पार्टोग्राफ का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या चला जाएगा आपका? लेट डेसिलरेशन चला जाएगा। अर्ली नहीं, वेरिएबल डेसिलरेशन नहीं किया जाएगा दोस्तों, आपका लेट डेसिलरेशन। खुश हो जाएं जिन लोगों ने चित्र देख के अपना सवाल ठीक किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू आर ए नर्स पोस्टेड इन आईसीयू, आप नर्स हैं और आईसीयू में पोस्टेड है। ड्यूरिंग सक्शनिंग इफ अ पेशेंट गॉज इनटू रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, आप क्या कर रहे हैं? सक्शन कर रहे हैं, और मरीजवा कहां चला गया है? डिस्ट्रेस में, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में चला गया, ठीक है। तो व्हाट विल योर फर्स्ट प्रायोरिटी? तो आप क्या करेंगे, है ना। पहला, स्टॉप सक्शनिंग एंड ऑक्सीजनेट द पेशेंट, आप सक्शन को स्टॉप कर देंगे और पेशेंट को रीऑक्सीजनेट करेंगे, है ना। अगला क्या? कंटिन्यू सक्शन करते रहेंगे, पेशेंट कहीं जाए हमें कोई लेना देना नहीं, हमें करने से मतलब है। अरे ना भाई, पेशेंट को कहीं नहीं जाए, कहीं चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, डू सक्शन एटलीस्ट 5 सेकंड, कि 5 सेकंड तक कम से कम हम क्या करेंगे? सक्शन करेंगे। तो ऐसा भी नहीं है 5 सेकंड पर क्यों करेंगे 5 सेकंड? जब रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, अरे रेस्पिरेटरी सिस्टम को आप ठीक करने के लिए अगर कोई मेजर कर रहे हैं, उस कंडीशन में अगर पेशेंट खराब हो रहा तो आप उसको बंद करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? सक्शन को बंद करेंगे, पेशेंट को हाइपर ऑक्सीजनेट करेंगे या रीऑक्सीजनेट, जो भी आप करेंगे 100%। उसके बाद में फिर से शुरू करेंगे हम लोग क्या? आपका सक्शन शुरू करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या है? अब इसमें ये कंट्रोवर्सी है, ये भी क्या है दोस्तों आपका कंट्रोवर्सी क्वेश्चन है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि एलिस फोर्सेप्स आया था, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सर वल्सलम आया था, ठीक है। तो अगर ये डायग्राम था और इस तरीके से पूछा गया है और ये आपको दिखाई दे रहा है तो दोस्तों ये एलिस फोर्सेप्स ही है, ठीक है, एलिस टिश्यू फोर्सेप्स है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि एक पेशेंट है, ऐसा है, और उसने क्या किया, उसके चेहरे पे क्या लगा हुआ है आपका, एक मास्क लगा हुआ है। आपको देख के पता लगा होगा कि ये क्या है आपका, वेंचुरी मास्क है, ठीक है, वेंचुरी मास्क। तो वेंचुरी मास्क में आपको सिर्फ ये बताना है कि ये मास्क लगा है तो ये कितना डिलीवरी करेगा, ठीक है, कितना डिलीवरी पर मिनट करेगा, इसकी डिलीवरी रेट। तो आपको पता होना चाहिए कि जो वेंचुरी मास्क में कलर कोडिंग चलती है, तो कलर कोडिंग चलेगी तो ये कौन सा कलर है। तो अगर मान लीजिए, अब देखो, अब देखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, मान लो किसी ने इसको ऑरेंज माना या मान लो किसी ने इसको रेड माना, तो ऑरेंज कलर का डिलीवरी होता है दोस्तों 21 लीटर पर मिनट और रेड का होता है 40 लीटर पर मिनट, समझ गए। अब ये भी कंट्रोवर्शियल है। कंट्रोवर्शियल क्यों है? क्योंकि रेड और ऑरेंज लगभग क्या दिखाई देता है, सेम जैसा दिखाई देता है। तो 31 इसमें ऑप्शन है नहीं, तो क्या है 30। तो मतलब इसका आंसर क्या है, 40 भी जा सकता है, 30 भी जा सकता है। अगर एम्स इसको रेड मानता है तो 40 आंसर आएगा, अगर एम्स इसको ऑरेंज मानता है तो 30 आंसर चला जाएगा। समझ गए बात को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ये ऐसे वाले क्वेश्चन है ना, इनको दोस्तों आप एक्स्ट्रा में रखना है ना, प्लस माइनस वाले क्वेश्चन होते हैं ना। जैसे मैं आपसे पूछूं कि कितने क्वेश्चन किए, आप बोलोगे सर 80, फिर मैंने बोला कि काट पीट के कितने आए, फिर बोला सर प्लस माइनस 70, तो इसका मतलब आपके 75 भी हो सकते हैं, तो 65 भी है ना, ऐसे वाले में रखना। नेक्स्ट, पेशेंट हैव नोसोकोमियल इन्फेक्शन व्हेन यू कैन से इट टू, ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था जैसा मैंने पता किया। ये क्वेश्चन ऐसा था कि एक पेशेंट है और वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद में जब वो चला गया तो उसमें लगभग क्या देखने को मिला आपको, इन्फेक्शन देखने को मिला है, ठीक है, इन्फेक्शन देखने को मिला, फीवर देखने को मिला। तो ऐसी वाली कंडीशन में जो नोसोकोमियल इन्फेक्शन है उसको हम, उसका टाइम पीरियड क्या रहेगा, तो क्या हम उसको नोसोकोमियल इन्फेक्शन बोलेंगे तो किस समय को बोलेंगे, क्या आफ्टर एडमिशन बोलेंगे, क्या एक दिन पे बोलेंगे, क्या डिस्चार्ज पे बोलेंगे, नहीं 2 दिन। अगर पेशेंट एडमिट हो रहा है ना, ध्यान से सुनना, अगर पेशेंट एडमिट हुआ है तो एडमिट होने के बाद भी 48 घंटे के बाद अगर कोई इंफेक्शन पाया जाता है तो वो नोसोकोमियल कहलाता है। समझ गए बात को। तो ये वाला आंसर क्या चला जाएगा आपका, आंसर 2 दिन चला जाएगा। नेक्स्ट है, WHO डिक्लेयर कोविड-19 एज पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑन। WHO ने कब उसको जो है क्या डिक्लेयर कर दिया, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी, तो 30 जनवरी है ना। तो ये तो सार्थक सिद्ध है, अब इसमें तो कुछ है ही नहीं, ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन है। अगर किसी का सही है तो बिल्कुल सही है, गलत है तो बिल्कुल गलत ही है। 30 जनवरी 2020। और ऑप्शन सारे सेम है, ध्यान रखना, ऑप्शन डिट्टू, जितने ऑप्शन आपको दिए गए हैं वो प्योर ऑप्शन है, ये ध्यान रखना बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपका रीजनिंग का था, अगर फ्लेक्सिबिलिटी का अपोजिट रिजिडिटी होता है तो इनडिफरेंस का क्या होता है। तो इनडिफरेंस का देखो ऑप्शन सेम मिलेंगे। ऑप्शन में पहला क्या है, डिफरेंस। कौन सा डिफरेंस है, डिफरेंस है, डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस है ना, तो स्पेलिंग गलत है तो ये ऑप्शन नहीं आएगा। अगला है डिफरेंट, तो ये ऑप्शन जाएगा। समझ गए, सेम तो आएगा नहीं, और ये डिफिनिटिव है तो डिफिनिटिव भी नहीं आएगा। समझ गए, तो ये ऑप्शन सेम ऐसे कैसे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिनोनिम ऑफ अडेप्ट। अडेप्ट का सिनोनिम क्या होता है, तो अडेप्ट का सिनोनिम किसी ने कुछ नहीं बताया। अब तक जितने जो बच्चे जिन्होंने जो क्वेश्चन बताया है उनमें से किसी को ये नहीं पता है कि भाई इसके ऑप्शन क्या थे। तो मैंने क्या किया, इसको सर्च करके 3 इसके सिनोनिम ले आया, ये तीनों इसके सिनोनिम होते हैं। अब हमें नहीं पता कि क्या है क्या नहीं है, कस्टम्ड है, अल्टर, अकोमोडेशन है, ये सारे के सारे, मतलब ऑल इसका आंसर हो सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसा नहीं था। अब कल को आप ये कह दो कि सर अपनी मर्जी से ऑप्शन बना रहे हो, मैं पहले ही आपको बता दूं कि भाई इसके ऑप्शन हमें पता नहीं चला, तो हमें ऑप्शन पता नहीं चला तो सीधी सी बात है, हमने अपने हिसाब से लिख दिए, है ना। तो अगर आगे कभी आपसे पूछा जाए कि अडेप्ट के ऑप्शंस क्या क्या थे, तो ये ऑप्शन है। ठीक है, सिनोनिम है। सिनोनिम का मतलब क्या बोलते हैं, समानार्थी वर्ड। चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, व्हाइल गिविंग मेडिकेशन टू द पेशेंट। पेशेंट को आप मेडिकेशन दे रहे हो तो व्हाट इज द करेक्ट वे, मतलब कोई मरीज भर्ती है और आप उसको क्या दे रहे हैं, दवा दे रहे हैं, तो दवा देते वक्त सबसे करेक्ट वे क्या होगा। तो ऑप्शन देखो, पहला आस्क फुल नेम, उससे पूरा नाम पूछेंगे, उसके डेट ऑफ बर्थ पूछेंगे और फाइल चेक करेंगे, उसके बाद में क्या आप दवा देंगे। दूसरा, आस्क फुल नेम, आप उससे पूरा नाम पूछेंगे और उसको नाम को मैच करेंगे फाइल के साथ और उसके आईडी बैंड के साथ। और तीसरा है आपका आस्क नेम एंड गिव मेडिकेशन,
क्या सीधा पूछे कि आपका नाम क्या है ग्यारसी लाल जी, उसने बोला ग्यारसी लाल और उसको दवा दे दी? नहीं, दो भी ग्यारसी लाल हो सकते हैं, तो ये तो गया। अगला क्या है, क्या उसका नाम पूछेंगे, हाँ जी महेश कौन है, महेश ने बोला जी मैं हूं, डेट ऑफ बर्थ बता। क्या कभी जन्म तिथि पता के दवा देते हो क्या? नहीं। तो फिर क्या देते हैं, उसका नाम पूछेंगे, फिर उसको मैच करेंगे फाइल के साथ और उसका आईडी बैंड के साथ, जो आईडी उसने बांधी हुई है उसके साथ मैच करेंगे। तो आईडी बैंड पे क्या लिखा हुआ था, सीआर नंबर लिखा होता है, ठीक है ना, मतलब जो आइडेंटिटी नंबर होता है वो लिखा होता है। तो ये आपका क्या चला जाएगा, करेक्ट आंसर जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों पैलिएटिव केयर। पैलिएटिव केयर का मतलब होता है कि मरणासन्न जो आपकी केयर होती है। तो पैलिएटिव केयर फॉर डिक्रीज कॉन्स्टिपेशन ऑफ अ पेशेंट ऑन ओपियोइड्स। एक मरीज है ओपियोइड मेडिकेशन पे, सेम क्वेश्चन सेम ऑप्शन मिलेंगे। अगला हर क्वेश्चन में बोल रहा हूं, है ना। तो एक पेशेंट है जो किस पे है, ओपियोइड मेडिकेशन पे है, ठीक है, ओपियोइड मेडिकेशन पे है। और अब सीधी सी बात है, ओपियोइड मेडिकेशन पे तो पड़ा ही रहेगा, पड़ा रहेगा, तो सीधी सी बात है पेट बंद, नीचे का रास्ता बंद, कुछ ना आना ना जाना। तो अगर उसकी पैलिएटिव केयर आप दे रहे हैं तो आपको क्या ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ध्यान में रखने वाली बात है इंक्रीज फ्लूइड, क्या उसका फ्लूइड बढ़ा देंगे, क्या इंक्रीज बल्क ऑफ फ्रूट्स, क्या उसका फ्लूइड बढ़ा देंगे, क्या उसका एक्टिविटी को बढ़ा देंगे। पैलिएटिव केयर वाला एक्टिविटी तो करेगा ही नहीं, तो हिलना डुलना बंद, तो ये तो हो गया। अगला है इंक्रीज फ्लूइड। फ्लूइड तो मान लो पैलिएटिव केयर में आया है तो फ्लूइड तो पहले भी लेके आया होगा भाई, आईवी फ्लूइड ही चल रहा होगा, तो उससे तो हुआ नहीं, तो फिर क्या करेंगे हम। अब पैलिएटिव केयर में है, चेत में है, बातचीत कर रहा, तो हम क्या देंगे उसको, फ्रूट्स का बल्क देंगे, मतलब भर भर के उसको फ्रूट खिलाएंगे, जिससे जैसे जैसे फाइबर बढ़ेंगे तो हो सकता है कि भाई उसकी कब्ज टूट जाए। समझे बात को। तो कहने का मतलब क्या हुआ, इसको क्या बोलते हैं हम, कब्ज बोलते हैं, है ना। तो फ्रूट खाएगा तो हो सकता है कि रास्ता खुल जाए। तो ऑप्शन क्या चला जाएगा, इंक्रीज बल्क ऑफ द फ्रूट्स। नेक्स्ट, द चाइल्ड इज यूजिंग स्पेसर। एक बच्चा है जो स्पेसर यूज कर रहा है, तो व्हाट शुड डू, तो क्या करना चाहिए, वॉश माउथ आफ्टर 30 मिनट्स, कि स्पेशर यूज करने के 30 मिनट बाद में उसका माउथ जो है, मतलब फेस जो है वो धोना चाहिए। इनहेल फॉर 30 सेकंड्स, 30 सेकंड के लिए इनहेल करके रखे, और गैप 30 सेकंड फॉर 2 मेडिकेशंस, कि दो दवाओं के बीच में 30 सेकंड का मेडिकेशन नहीं, गैप नहीं, ये कम से कम कितना होता है, 5 मिनट का गैप होता है। अगर दो कोई भी मेडिकेशन आप दे रहे हो तो 2 मिनट का जो है कितना आपका 5 मिनट का गैप होता है। जब ये क्वेश्चन आया था सुपर सीरीज में, तो मैंने बताया था आपको कि जब किसी भी पेशेंट में स्पेशर दिया जाता है तो उस पेशेंट को लगभग 5 से 10 सेकंड के लिए क्या किया जाता है, आपको डीप इनहेल करने के लिए बोला जाता है, ठीक है। डीप इनहेल करने के लिए बोला, मतलब स्पेशर से पहले 5 से 10 सेकंड किया, मतलब फुल डीप किया, उसके बाद फिर जो है वो क्या करेगा, मेडिकेशन लेगा, मेडिकेशन लेके उसको होल्ड करने के लिए बोलेंगे। समझ गए बात को। तो ये क्या चला जाएगा, आपका करेक्ट आंसर जाएगा। और वॉश माउथ आफ्टर 30 मिनट, है ना, तो ये नहीं जाएगा। वैसे कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, ये जा सकता है, क्योंकि कब जाएगा, अगर मान लो कोई पेशेंट जो है जिसको कोर्टिकोस्टेरॉइड गए हों, कोर्टिकोस्टेरॉइड अगर गए हैं तो मुंह धोना जरूरी है, क्योंकि इम्यूनिटी क्या करते हैं, इम्यूनिटी को डिक्रीज कर देते हैं। लेकिन वो भी तो अगर एम्स आपका ये माने तो ये माने, ये माने तो ये, मेरे हिसाब से आपका आंसर क्या जाएगा, ये जाएगा, क्योंकि होल्ड जरूर किया जाता है। ये 100% तथ्यात्मक सत्य है। नेक्स्ट, अगला है मिनिमम सेट ऑफ ईटी ट्यूब ड्यूरिंग एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन एट इंट्यूबेशन साइट। किसी भी बच्चे का अगर एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन होना है तो उसमें कम से कम कितना एंडोट्रेकियल ट्यूब होनी चाहिए, तो 2 होनी चाहिए। एक खराब हो जाए तो दूसरी काम में ले लें, बाकी सारे के सारे ऑप्शन गलत। नेक्स्ट, क्रिटिकल कंडीशन ऑफ अ चाइल्ड अकॉर्डिंग टू एमएनसीआई। देखो इसके ऑप्शन हमें नहीं मिले तो हम आपके क्षमा प्रार्थी हैं, ऑप्शन हम नहीं ले पाए। अब की आईएमएनसीआई के अकॉर्डिंग सबसे क्रिटिकल कंडीशन का पेशेंट कौन हो सकता है, तो जिस तरीके से सवाल आए, जिस हिसाब से जवाब आए, यही हमें ठीक लगा। पेल पाम एंड हैंड एंड सॉल ऑफ द फीट, ठीक है। क्यों, क्योंकि क्या करता है, हाइपर बिलिरुबिनीमिया या जॉन्डिस को क्या करता है, इंडिकेट करवाता है। नेक्स्ट, चूज द रॉन्ग इन गिवन सीरीज। कौन इस सीरीज में सबसे गलत कौन है, तो ये क्वेश्चन ही गलत है, ठीक है भाई, गलत, इसमें आंसर गलत नहीं है, क्वेश्चन ही गलत है। देखो 150 20 170, 170 में से 15 गए 155, 155 में 20 जोड़े तो 175, फिर इसमें से 15 गए तो 160, फिर इसमें 20 जोड़े तो 180, फिर इसमें से 15 गए तो 165। तो ये सीरीज तो एकदम सही है। अब दूसरी सीरीज लगाओ। दूसरी सीरीज क्या है, देखो इसको जोड़ो, जैसे 50 प्लस 5 155, 160 165, तो 5 की सीरीज भी नहीं है, तो इसको भी हटाओ। उसके बाद यहां से चलो 5 और 5, कौन सा, ये वाला, ठीक है। तो 170 5 175 5 180, तो ये सीरीज भी नहीं है। तो इसमें से कौन सा गलत, ये क्वेश्चन पूछा कि इस सीरीज में गलत कौन सा है, तो कोई सा भी गलत नहीं है। अब एम्स जाने कौन सा गलत है महाराज, हमारे हिसाब से तो आंसर आया नहीं, बाकी जो माने जो मान लेगा, ठीक है। नेक्स्ट, लोकेशन ऑफ द एंडोट्रेकियल ट्यूब ड्रेसिंग फॉर प्रिवेंशन बैड सोर। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया ये,
कि अगर पेशेंट को एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन कर दिया गया है तो बेड सोर को प्रिवेंट करने के लिए ड्रेसिंग कहां करनी चाहिए? तो अगला पहला है ओवरहेड लिप्स एंड नेक, की माथे पे, लिप पे और गर्दन पे, ओवरहेड लिप एंड चीक्स, है ना। तो ये वाली ड्रेसिंग, ये वाला क्या जाएगा आपका ऑप्शन, ठीक है भाई, ये वाला ऑप्शन, ये आंसर हो गया, ठीक है, बाकी गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन ऑफ पुअर सर्कुलेशन इन चाइल्ड अकॉर्डिंग टू एबीसी फॉर्मूला इन योर प्रायोरिटी। अगर एबीसी फॉर्मूला, एक पेशेंट है जो किसका है, पुअर सर्कुलेशन का है, ठीक है, किसका है, पुअर सर्कुलेशन का पेशेंट है, मतलब उसमें फ्लूइड की कमी है तो सर्कुलेशन पुअर है। तो एबीसी के अकॉर्डिंग, एबीसी का मतलब एयरवे, ब्रीथिंग और सर्कुलेशन, एयरवे, ब्रीथिंग और सर्कुलेशन, इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या जाएगा? तो इसके अकॉर्डिंग दो आंसर हैं। देखो, अगर एबीसी के अकॉर्डिंग देखो, सबसे पहले क्या देखेंगे, एबीसी के अकॉर्डिंग देखो सबसे पहले एयरवे देखेंगे, तो एयरवे देखेंगे तो क्या आ जाएगा बताओ, फास्ट ब्रीथिंग आएगा कि नहीं? अगर कोई पेशेंट में अगर वॉल्यूम कम है तो एबीसी के अकॉर्डिंग तो फास्ट ब्रीथिंग आएगा। हाँ, बाकी सारे के सारे होंगे। देखो, आपका हाइपोटेंशन भी होगा, टेकिकार्डिया भी होगा, वीक पल्स भी होगा, सारा होगा, लेकिन एबीसी के हिसाब से, मेरे हिसाब से ये होना चाहिए। कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि वीक पल्स सर प्रायोरिटी रहेगी, तो वीक पल्स भी हो सकता है, इसलिए मैंने दोनों को क्या किया, डार्क किया है। समझ गए बात को? तो ये दोनों आंसर में से अब जो भी एम्स मानेगा वो मान लेगा, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से अगर कोई मेरे से पर्सनली पूछे कि अगर ये वर्ड दिया है तो इसकी कोई तो वजह रही होगी, और कोई वजह रही है तो फास्ट ब्रीथिंग क्या जाएगा, इसका आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ए पेशेंट विद कोलोस्टमी एंड व्हाट इज कम अंडर द कोलोस्टमी केयर। एक पेशेंट है, बच्चा ही है ना, मोस्टली जो पेपर है वो बच्चों से और फंडामेंटल से बना है। तो एक बच्चा है जो कोलोस्टमी का है और वो आपके पास है, या कोलोस्टमी केयर के रिगार्डिंग आप एजुकेट कर रहे हैं उसको, तो कोलोस्टमी केयर के अकॉर्डिंग आप क्या बताएंगे उसको? तो पहला, कोलोस्टमी इरिगेशन डेली नहीं, कभी भी डेली नहीं किया जाता, ये साप्ताहिक किया जाता है ना, वीकली किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, अप्लाई इमोलिएंट एट कोलोस्टमी साइट, तो इमोलिएंट भी जो अप्लाई किया जाता है कोलोस्टमी साइट से कि वो ड्राई होने से बचाए उसको, ठीक है। अगला का यूज असेप्टिक टेक्निक। अब सुनो, ये दोनों इसके आंसर हो सकते हैं, लेकिन अगर आप मेरे से पूछेंगे कौन सा होगा, तो हमेशा मैं तो इसी को प्रायोरिटी दूंगा, ठीक है। किसको? कि यूज असेप्टिक टेक्निक ड्यूरिंग केयर। क्यों? क्योंकि केयर के दौरान अगर असेप्टिक टेक्निक काम में नहीं ली तो इसका मतलब तो इन्फेक्शन हो जाएगा, सारी आपकी कोलोस्टमी खराब हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम किसको प्रायोरिटी देंगे दोस्तों? असेप्टिक टेक्निक को। तो अप्लाई, और इमोलिएंट जो है वो दूसरी जो है प्रायोरिटी रहेगी। अगर प्रायोरिटी वाइज हम देखें तो ये क्या जाएगा, हमारा आंसर जाएगा। नेक्स्ट, इंडियन मैथमेटिक्स कंप्यूटर इज नोन एज, भारत का मैथमेटिक कंप्यूटर किसको जाना गया? तो इनको शकुंतला देवी को जाना गया है, ठीक है, ठीक है भाई, शकुंतला देवी को, ये इसका आंसर है, ठीक है। उसमें रामानुजम भी आंसर था, सीवी रमन भी आंसर था, लेकिन ये सारे के सारे गलत हैं, ठीक है। नेक्स्ट, 2013 में या 2003 में इनको बोला गया था। अगला, इफ एंडोट्रेकियल ट्यूब साइज इज 4.5, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और मेरे को याद आया। एक क्वेश्चन और था, एक क्वेश्चन ये था कि मैक्सिमम जो है भारत रत्न कब भारत रत्न कौन से सन में मिले थे, है ना, भारत रत्न। तो इसका आंसर शायद 1999 है, ठीक है। ये भी एक क्वेश्चन था कि भारत रत्न कौन से सन में सबसे ज्यादा, तो 5 दिए गए थे 1999 में, ठीक है। नेक्स्ट, इफ एंडोट्रेकियल ट्यूब साइज इज 4.5 mm, अगर ईटी ट्यूब का साइज क्या है, 4.5 mm है, तो हाउ मच कैथेटर, हाउ मच फ्रेंच, ये फ्रेंच है, ठीक है, फ्रेंच कैथेटर टू बी यूज फॉर सक्शन। सुपर सीरीज में अच्छे तरीके से मैंने आपको कैलकुलेशन करके बताया था कि जितना ईटी ट्यूब का साइज होगा उसका जो कैथेटर साइज होता है वो लेस देन 50% होता है। तो लेस देन 50% का मतलब क्या हुआ कि अगर 4.5 का है तो इसका आधा कितना हो गया, मतलब फ्रेंच में तो 4 का आधा 8, तो ये कितना हो जाएगा आपका आंसर 8, तो इसका आंसर चला जाएगा 8। नेक्स्ट, वेयर इज डंकन कैनाल, तो अंडमान निकोबार में है, दमन और दीव, पौंडुचेरी और केरला में नहीं है, कहां है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट, जी क्या क्वेश्चन था, ए पेशेंट केम इन इमरजेंसी डिपार्टमेंट, यू चेक वाइटल साइन, आपने क्या किया, वाइटल साइन चेक किए, तो कौन सा वाइटल साइन को प्रायोरिटी देंगे, है ना, व्हाट विल द प्रायोरिटी ऑफ वाइटल साइन। पहला ऑप्शन है टेम्परेचर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट है, पल्स 100 है, रेस्पिरेशन 30 है, बीपी 140/90 है, और न्यूमेरिकल पेन स्केल के अकॉर्डिंग कितना आया है स्केल आपकी 5 आई है। तो बताओ किसको देंगे, क्या दर्द को मिटाएंगे पहले, क्या दर्द को मिटाएंगे, दर्द मिटेंगे तो सारी चीजें सोल्व हो जाएंगे, लेकिन ये सोल्व नहीं होगा। अगर आप दर्द को ठीक करेंगे, अगर दर्द को प्रायोरिटी देते हैं ना, तो आपका रेस्पिरेशन ठीक हो जाएगा, पल्स ठीक हो जाएगी, ये ठीक हो जाएगा। क्यों, हो सकता है कि पेन की वजह से ऐसा हो रहा, लेकिन पेन की वजह से टेम्परेचर तो नहीं बढ़ता, पेन की वजह से तो टेम्परेचर उल्टा घट हो जाता है।
है ना। तो इसमें अगर हम प्रायोरिटी पूछें तो दोस्तों टेम्परेचर इसका आंसर आएगा, समझे बात को, इसका आंसर क्या जाएगा, टेम्परेचर। और टेम्परेचर को अगर आप ठीक करेंगे तो कोई भी आप एनाल्जेसिक दवा देंगे, कोई भी केयर देंगे तो दर्द ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है, समझे बात को। तो ये इसका आंसर जाएगा। नेक्स्ट, एंडोट्रिकल ट्यूब साइज इज 6, एंडोट्रिकल ट्यूब का साइज क्या है, 6 है। तो कैथेटर साइज कितना हो जाएगा, तो वही 1/2 वाली बात। तो फ्रेंच में 6 का कितना हो जाएगा, उल्टा 12। तो क्या हो जाएगा इसका, 12। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इसमें सर 7 पूछा गया था क्वेश्चन में, तो 7 अगर था तो दोस्तों इसका आंसर चला जाएगा 14, ठीक है। तो अगर 6 है तो 12, 7 है तो 14, समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिजिशियन प्रेस्क्राइब 15 ml नॉर्मल सलाइन। फिजिशियन ने क्या प्रेस्क्राइब किया है, 15 ml नॉर्मल सलाइन, 15 ml नॉर्मल सलाइन, इन्फ्यूज ओवर 30 मिनट। और समय कितना दिया है, टाइम कितना दिया है, 30 मिनट। 30 मिनट में क्या कितना लगा रहा है वो, 15 ml लगा रहा है, ठीक है, वाया सिरिंज पंप। तो हाउ मच फ्लो रेट पर आवर टू सेट इन सिरिंज पंप, तो 1 घंटे में कितना ml वो सेट करेगा। तो भाई 30 मिनट में अगर 15 ml जा रहा है तो 30 का डबल कितना हो गया, 60। तो 60 एक घंटा हो गया, इसका डबल कर दो तो 30 ml हो जाएगा। तो ये क्या चला जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो ये आंसर हो गया खत्म बात। नेक्स्ट, पेशेंट इज एडमिटेड इन द वार्ड ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, नर्स फाउंड राइट ब्रेस्ट लंप। उसने क्या देखा, राइट ब्रेस्ट लंप देखा, जिसमें 2 सेंटीमीटर है, टेंडर है, मोबाइल है। तो व्हाट विल योर फर्स्ट प्रायोरिटी, तो आप क्या करवाएंगे, मतलब अगला काम आपका क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया था, नॉट फर्स्ट प्रायोरिटी, कि नेक्स्ट व्हाट विल यू डू नेक्स्ट, व्हाट विल यू डू नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्या करवाएंगे, तो मेमोग्राफी करवाएंगे, ब्रेस्ट यूएसजी करवाएंगे, कोर नीडल बायोप्सी तो बिल्कुल नहीं करवाएंगे, फाइन करवा सकते हैं, फाइन नीडल एस्पिरेशन सेकेंडरी चॉइस होगी। पहले क्या किया जाता है, यूएसजी किया जाता है। क्यों, क्योंकि एफएनएसी भी यूएसजी गाइडेड होता है, समझे बात को। अगर इसमें यूएसजी नहीं होता, तो हम क्या करते, फिर एफएनएसी करवाते, समझे बात को। और एफएनएसी और यूएसजी दोनों है, तो इसमें यूएसजी आंसर जाएगा। क्यों, क्योंकि एफएनएसी भी क्या होता है आपका, यूएसजी गाइडेड होता है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपका यूएसजी। नेक्स्ट, ए 30 वीक प्रेग्नेंट वीमन कम इन द इमरजेंसी डिपार्टमेंट, सडन ऑनसेट ऑफ ब्लीडिंग। और उसको क्या हो रहा है दोस्तों, सडन ऑनसेट ऑफ ब्लीडिंग, मतलब ब्लीडिंग बहुत ज्यादा है विद एब्डोमिनल पेन, एब्डोमिनल पेन भी है। तो व्हाट विल द नर्स सस्पेक्ट, तो नर्स क्या सस्पेक्ट करेगी, एब्डोमिनल पेन है ब्लीडिंग के साथ। तो सीधी सी बात है, ब्लीडिंग 2 केस में देखने को मिलती है, कौन से में, प्लासेंटा प्रीविया में। और प्लासेंटा प्रीविया में 2 चीज आती है, प्लासेंटा एब्रप्शन और प्लासेंटा प्रीविया और एब्रप्शन प्लासेंटा। तो जो पेनफुल ब्लीडिंग होती है वो प्लासेंटल एब्रप्शन में होता है, प्लासेंटा प्रीविया में तो पेनलेस ब्लीडिंग होती है। तो ऑप्शन क्या जाएगा, एब्रप्शन प्लासेंटा, समझ गए। तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर, तो यूटेराइन रप्चर, प्लासेंटा प्रीविया, फिब्रॉइड, कुछ नहीं। नेक्स्ट, यू आर मेजरिंग बॉडी टेम्परेचर, मेजर कोर बॉडी टेम्परेचर एक्सेप्ट। अगर आप बॉडी टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं तो कोर बॉडी टेम्परेचर को मेजर करेंगे तो क्या अलग होगा, है ना, एक्सेप्ट क्या जाएगा। तो दोस्तों ओरल जो टेम्परेचर होता है ना वो कोर बॉडी टेम्परेचर नहीं होता है, ठीक है। बाकी क्या रेक्टम होता है, बिल्कुल। क्या टेम्पोरल आर्टरी पूछा हुआ है, तो आर्टरी का टेम्परेचर हमेशा, व्हाट इज द कोर बॉडी टेम्परेचर, इन अंदर का जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो क्या होता है आपका, कोर बॉडी टेम्परेचर होता है। तो आर्टरी का टेम्परेचर भी क्या होगा, कोर बॉडी टेम्परेचर। यूरिनरी ब्लैडर का टेम्परेचर अगर आप ले रहे हो तो वो भी क्या होगा, कोर बॉडी टेम्परेचर। तो टेम्परेचर इनसाइड द बॉडी इज नोन एज कोर बॉडी टेम्परेचर, आउटसाइड। अब ये कहोगे कि सर मुंह भी तो इनसाइड ही होता, मुंह कर लो इनसाइड, लेकिन नहीं कभी भी ओरल जो टेम्परेचर होता है वो कभी भी कोर में नहीं आता है, ठीक है। तो ये क्या जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट, ए फीमेल पेशेंट केम इन इमरजेंसी डिपार्टमेंट हु हैज 5 mm ट्यूमर इन राइट ओवरी। उसके ओवरी में क्या है, 5 mm का ट्यूमर है। CA 125, CA 125 क्या पाएगा, पॉजिटिव। सीधी सी बात है, CA 125 दुनिया पढ़ रही है, पढ़ते पढ़ते बावड़े हो गए, बूढ़े हो गए, है ना, क्या कहलाएगा, किसके लिए काम में ली जाती है वो, ओवेरियन कैंसर के लिए। तो ओवेरियन कैंसर आंसर हो जाएगा, बाकी सारे गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट, ए फीमेल केम इन इमरजेंसी डिपार्टमेंट कंप्लेंट्स ऑफ मेल कैरेक्टरिस्टिक्स। एक महिला आई और उसमें कौन सा कैरेक्टरिस्टिक देखे गए हैं, मेल कैरेक्टरिस्टिक देखे गए हैं। मतलब क्या हुआ कि उसमें हर्शुटिज्म की कंडीशन देखने को मिल रही है, और उसमें क्या देखने को मिल रहा है, हर्शुटिज्म के अलावा आपके हेयर देखे जा रहे हैं, एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ देखी जा रही है, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग देखी जा रही है। तो कौन सा इन्वेस्टिगेशन किया जाना चाहिए, तो इसमें एफएसएच किया जाना चाहिए, क्योंकि हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म की वजह से ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है। और पेशेंट अगर कोई महिला पीसीओडी की शिकार है तो उसमें एफएसएच का लेवल क्या हो जाता है दोस्तों, एबनॉर्मल हो जाता है, जिसकी वजह से क्या देखने को मिलता है आपको, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलेंगे। तो क्या देखा, ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, ए चाइल्ड इज प्लानिंग फॉर इंट्यूबेशन। एक बच्चे को इंट्यूबेशन के लिए प्लानिंग किया जा रहा है, तो हाउ मच ईटी ट्यूब, ये क्वेश्चन दोबारा आ गया, इसको डिलीट करो।
2 रखेंगे अपने पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेस्ट कंप्रेशन रेशियो। जग जाहिर है, किसी को कुछ नहीं करना। अगर रेस्क्यूअर देता, ये देता, एज देता, इन्फेंट, चाइल्ड, 2, 1, ये वो फला ढिमका, तो कुछ सोचते, कुछ नहीं दिया, 30:2 आंसर। चलो भाई नेक्स्ट। अगला क्या, व्हाट इज द कोज ऑफ हाइपोकैलेमिया। अगर पोटेशियम का लेवल कम हो गया है, कितना, लेस देन 3.5, अगर पोटेशियम लेवल हो गया है, हाइपोकैलेमिया के नाम से जाना जाएगा, तो कौन सी कंडीशन में होगा, तो नेजोगैस्ट्रिक सक्शन। बॉडी से किसी भी तरीके का बॉडी लॉस होता है, चाहे डायरिया हो, वोमिटिंग हो, नेजोगैस्ट्रिक सक्शन हो, सब में क्या होता है, पोटेशियम का लेवल कम हो जाता है। बर्न में क्या होता है, हाइपरकैलेमिया होता है। ठीक है, अगर बर्न में भी देता है सीवियर बर्न तो हाइपोकैलेमिया हो सकता था, लेकिन ऐसा कुछ लिखा नहीं, तो नेजोगैस्ट्रिक सक्शन क्या हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट, ए पेशेंट केम इन इमरजेंसी एंड हैज वाइटल्स, बीपी 120/66, एग्जैक्ट वही। नेक्स्ट, रेस्पिरेशन 25, पल्स 86 और सुटेबल फॉर दिस पेशेंट। ये क्वेश्चन आया था उसमें क्या बोलते हैं आपका, कार्डियक मॉनिटर है ना, कार्डियक मॉनिटर का एक चित्र दिया गया था, तो कार्डियक मॉनिटर में ये चीजें दिखाई गई थी कि ऐसा 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 है, तो कौन से एरिया में लेंगे, तो ये तो सारा सब नॉर्मल है, तो ग्रीन एरिया में लेंगे, बाकी तो सारा एरिया खत्म हो गया। ठीक है, ग्रीन एरिया में लेंगे ना, बाकी सारे एरिया में कोई काम का नहीं है वो। नेक्स्ट, टू प्रिवेंट लंग ट्रोमा ड्यूरिंग ईटी सक्शन व्हाट शुड द नर्स डू। अगर एंडोट्रेकियल सक्शनिंग करवानी है ना, और तो लंग ट्रोमा से बचाने के लिए क्या किया जाना चाहिए, टू प्रिवेंट कंटिन्यू सक्शन व्हाइल इंसर्टिंग द कैथेटर, ये तो कभी नहीं करना चाहिए, है ना। प्रोवाइड कंटिन्यू सक्शन व्हाइल इंसर्टिंग द कैथेटर, मतलब कभी भी नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं करना चाहिए। अगला क्या है, नेवर अप्लाई सक्शन व्हाइल इंसर्टिंग, बिल्कुल सही बात है, कभी भी आप कैथेटर इंसर्ट कर रहे हो तो कभी भी सक्शन प्रेशर नहीं लगाना चाहिए। आउट जब आप धीरे धीरे कर रहे हैं रोटेटिंग मोशन में, तो क्या होना चाहिए, सक्शन प्रेशर होना चाहिए। हाइपर ऑक्सीजनेशन प्रायर टू सक्शन करना चाहिए, लेकिन यहां पर लंग ट्रोमा का कोई लेना देना नहीं है, इसलिए ये गलत हो गया। मेंटेन प्रेशर 120 से 150 ड्यूरिंग कैथेटर इंसर्शन, जब पहले ये बोल दिया कि कभी भी नहीं करना चाहिए, तो फिर 150 से 120 से 150 क्यों, तो क्या हो जाएगा, कभी भी सक्शन जो है नहीं करना चाहिए जब कैथेटर को इंसर्ट किया जाना चाहिए। नेक्स्ट, ELMA क्रीम शुड बी अप्लाइड ड्यूरिंग एनेस्थीसिया, एनेस्थीसिया के दौरान अगर लोकल एनेस्थेटिक क्रीम आप काम में लेते हैं तो कब काम में लेंगे, तो बिफोर 30 मिनट। कोई भी एनेस्थीसिया की क्रीम जो है वो लोकली अप्लाई करनी होती है, तो 30 मिनट पहले करनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पेशेंट केम इन हॉस्पिटल विद शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ का एक पेशेंट आया एंड हिस्ट्री ऑफ अस्थमा, अस्थमा का हिस्ट्री है, तो व्हाट विल बी द ऑक्सीजन फ्लो रेट टू द पेशेंट, पेशेंट की ऑक्सीजन फ्लो रेट क्या होगी, तो अस्थमा और सीओपीडी का कोई भी केस होता है तो उसमें लो ऑक्सीजन जो सैचुरेशन दी जाती है दोस्तों, तो कितना हो जाएगा आपका 2 लीटर पर मिनट, यही उसका आंसर होगा। बाकी सारे क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, है ना, क्यों, क्योंकि लोअर ऑक्सीजन दी जाती है, अगर हायर ऑक्सीजन देंगे तो CO2 का रिटेंशन बढ़ेगा, वो नहीं करना है, तो पहले से बढ़ा हुआ है। नेक्स्ट, विच डाइट इज सुटेबल फॉर 3 साल का बच्चा, 3 साल के बच्चे में कौन सी डाइट देंगे, तो 3 साल के बच्चे में क्या मैश बनाना दे देंगे, मैश बनाना तो 1 साल वाले में देते, तो केले को ऐसे कर करके, है ना, 1 साल के बच्चे को नहीं खिलाते, तो ये तो आंसर गलत हो गया। अगला, फ्रूट जूस भी चम्मच से पिलाती है ना माता जब दूध पिलाने का मन नहीं होता, तो ये भी हो गया। अगला क्या है, दाल वाटर पिला सकती है जब बच्चा भूख लग रही हो और बच्चे को मम्मी का दूध पीना है, मम्मी जो पिलाना नहीं चाहती, तो ये पिला सकती है। बॉइल्ड कैरेट 3 साल के बच्चे को आप दे सकते हो, 3 साल का काफी बड़ा बच्चा हो जाता है, तो बॉइल्ड कैरेट आप दे सकते हो, ये आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट है भाई कि ये इमेज दी गई है, इसमें कौन सा है, ऑप्शन सेम है आपके, IM है, सबक्यूटेनियस है, जेड ट्रैक विद सबक्यूटेनियस है, जेड ट्रैक विद IM है, तो इसमें क्या चला जाएगा, देखो सबक्यूटेनियस के साथ साथ IM को इंक्लूड किया गया, तो क्या हो जाएगा, जेड ट्रैक विद IM, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओरोफेरिंजियल एयरवेज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन, ओरोफेरिंजियल एयरवे किसमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है, तो चेस्ट इंफेक्शन में नहीं, न्यूमोथोरेक्स में नहीं, बेसल स्कल इंजरी, है ना, क्योंकि ओरोफेरिंजियल एयरवे जब डाला जाता है तो उस कंडीशन में क्या किया जाता है, पेशेंट को एलिवेट किया जाता है, एलिवेट किया जाएगा, तो जब उसमें बेसल स्कल इंजरी है तो उसको नहीं कर सकते, तो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट, हाउ मच टाइम टू स्टार्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजन आफ्टर, ये तो कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया, अब ये भी किसी ने गलत कर दिया हो तो भाई फिर क्या बोल सकते हैं, है ना, ये किसी का गलत नहीं होना चाहिए। ब्लड बैंक से निकलने के बाद 30 मिनट के अंदर अंदर क्या करना चाहिए, ब्लड को स्टार्ट किया जाना चाहिए। नेक्स्ट, व्हाट शुड द ड्यूरिंग, हाँ ये क्वेश्चन फिर से आ गया, चलो इसको हटा देते हैं ना, चलो इसको हटा देते हैं अपन। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन,
अर्ली साइन ऑफ हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोनेट्रीमिया का अर्ली साइन क्या है? तो अकॉर्डिंग टू मी भाई, इसके देखो ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें बहुत सारी चीजें अलग अलग किताबें अलग अलग बताएंगी। मेरे से अगर आप पूछते हो तो मैं वीकनेस बताऊंगा। हाइपोनेट्रीमिया का अर्ली साइन क्या है? वीकनेस। ठीक है, एटेक्सिया होता है, हाइपोटेंशन की कंडीशन है, तो सॉरी आपका हाइपोनेट्रीमिया कंडीशन है, सोडियम लेवल कम हो गया, सोडियम लेवल कम हो गया तो सीधी सी बात है पेशेंट में एसएससी साइन देखने को मिलते हैं। तो पोर मोटर कोऑर्डिनेशन हो सकता है, क्यों नहीं होगा, ये भी हो सकता है। थ्रस्ट की इसमें कम चांस है बढ़ने, क्योंकि हाइपरनेट्रीमिया की कंडीशन में थ्रस्ट के चांस बढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि फ्लूइड में अगर सोडियम का लेवल बढ़ रहा है, फ्लूइड का लेवल बढ़ रहा है, तो उस कंडीशन में भी थ्रस्ट के चांस बढ़ सकते हैं। अगला क्या? फटीग, फटीग थकावट रहेगी। तो वीकनेस जो है वो मेरे हिसाब से अर्ली साइन होना चाहिए। बाकी कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, कौन क्या मानता है मुझे पता नहीं, अगर मेरे से कोई पूछेगा तो मैं वीकनेस बताऊंगा। नेक्स्ट, टाइमिंग ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। तो ये क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया था कि क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का टाइमिंग भी पूछा गया था, और फिर उसमें यह भी पूछा गया था कितने ब्लॉक, शॉर्ट जो आपके ब्लॉक हैं वो कितने आएंगे। तो 0.12 सेकंड इसका क्या होता है? क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का टाइमिंग होता है। नेक्स्ट, ये आपका ईसीजी दिया गया था, इसमें क्या होगा? आपका साइनस टेकिकार्डिया। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका ईसीजी हो गया। नेक्स्ट, ए पेशेंट एडमिटेड इन द इमरजेंसी डिपार्टमेंट आफ्टर 2 days ऑफ द बर्न। 2 दिन बर्न होने के बाद में, और वो भी कितना जला हुआ है? 20%। टोटल बॉडी सरफेस एरिया। हाउ टू चेक द फ्लूइड? हाउ टू चेक द फ्लूइड? तो इनटेक आउटपुट उसका चेक किया जाता है। ठीक है, डेली वेट गेन सेकेंडरी प्रायोरिटी होती है, क्योंकि सॉरी डेली वेट जो होता है वो नॉर्मली दोस्तों वीकली किया जाता है, डेली नॉर्मली नहीं किया जाता। लेकिन इनटेक आउटपुट क्या किया जाता है? आपका आरली भी मेजर किया जा सकता है, समझ गए। और दूसरा क्या? आपका एडिमा और डेली वेट। तो इनटेक आउटपुट मेरे हिसाब से इसमें सही आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज ओड? इसमें से ओड क्या है? तो सारी चीजें तो रोजाना लपालप खाते हो कि नहीं? घी बटर और तेल लगा लगा के, कि नहीं? और क्रीम भी सर, अभी तो गर्मी चल रही है ना, क्रीम भी लेते हैं, है ना, लेकिन क्रीम में घी नहीं होता ना बाबू। ये सारे क्या है? फैट। ये क्या है? ऐसी वाली। ठीक है, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट है रेशियो ऑफ द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द बीपी कफ। अब देखो ये क्वेश्चन, ये बड़ा शानदार क्वेश्चन है, बहुत शानदार है कि लेंथ और विड्थ ऑफ बीपी कफ का रेशियो क्या होगा। अब मैं आपको बताता हूं क्या होगा। अगर मैं सर्कमफेरेंस की बात करूं, तो जो दोस्तों ब्लेडर कफ है ना, जो कफ है ना, कफ जो है वो 80% ऑफ लिम्ब सर्कमफेरेंस होता है। मेरी बात को समझना ध्यान से। 80% ऑफ द लिम्ब सर्कमफेरेंस क्या होती है? इसकी लेंथ होती है। लेंथ जो है वो 80% ऑफ द लिम्ब सर्कमफेरेंस। और अगर मैं इसकी विड्थ की बात करूं तो विड्थ होती है दोस्तों 40% ऑफ लिम्ब सर्कमफेरेंस। ये कितनी होती है? 40% होती है। तो एक तो 40% होती है और एक 80%। तो 80, अब पूछा क्या है? लेंथ एंड विड्थ पूछी, तो लेंथ 80 हो गई और विड्थ कितनी? 40। तो 1/2/1, 2:1 इसका आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से। समझ गए बात को? 2:1 मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए। तो ये इसका आंसर जाएगा। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ड्रग कोज एक्स्ट्रा वेसेशन इफ इट इज गिवन बाय आईवी रूट। अगर एक दवा जो एक्स्ट्रा वेसेशन रूट से दी जाती है तो वो एक दवा जो आईवी रूट से दी जाती है तो कौन सी एक्स्ट्रा वेसेशन कोज कर सकती है? तो फेनेटोइन सोडियम। ठीक है, ये क्या जाएगा? इसका आंसर जाएगा। नेक्स्ट, विच इज द बेस्ट एजुकेट पेशेंट ड्यूरिंग सेकंड स्टेज ऑफ लेबर। हाँ, अगर एक पेशेंट सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में है, लेबर की सेकंड स्टेज में है, तो आप किस तरीके से उसको समझाएंगे पुश करने के लिए? तो कंटिन्यू, कि भाई लगी रहे, बस कंटिन्यू पुश करती रहे। अगला क्या है? साइमल्टेनियसली पुश, साइमल्टेनियस लगे रहो। अगला क्या है? पुश विद वाल्साल्वा मैन्यूवर। तो हमेशा पुशिंग कैसे की जाती है दोस्तों? साइमल्टेनियस पुश किया जाता है। ठीक है, चलो ये आंसर हो गया। नेक्स्ट, विच पोजीशन टू बी प्रोवाइड ड्यूरिंग लंबर पंचर प्रोसीजर। अब देखो, जो लंबर पंचर की जो करेक्ट पोजीशन है वो एक भी नहीं है। सी से पोजीशन, फीटल से पोजीशन एक भी नहीं है। लेकिन अगर वो नहीं है तो क्या आंसर नहीं है? बिल्कुल है, लेफ्ट लेटरल पोजीशन। इसमें आंसर क्या जाएगा? लेफ्ट लेटरल। क्या राइट नहीं दे सकते? दे सकते हैं, लेकिन प्रायोरिटी क्या है? लेफ्ट तो है। चलो बाकी तो सारी गलत है। नेक्स्ट, ए पेशेंट प्रेस्क्राइब 0.2 ग्राम फेनेटोइन। एक पेशेंट को कितना प्रेस्क्राइब किया गया है? 0.2 ग्राम। तो एमजी में कितना हो गया? 200 mg फेनेटोइन। एंड अवेलेबल डोज इज 100 mg। और अवेलेबल डोज कितनी है दोस्तों? आपका 100 mg है। तो हाउ मेनी टैबलेट टू बी गिवन? तो एक समय में कितनी देंगे? तो 100 mg की 200 mg देना है तो 2 गोली हो गया। चलो आंसर। नेक्स्ट,
व्हाट इज द करेक्ट वे टू ट्रेकियल सक्शन? ट्रेकियल सक्शन करने के लिए करेक्ट वे क्या होगा? पहला फर्स्ट ट्रेकियल देन ओरोफेरिंजियल, कि पहले ट्रेकियल सक्शन करेंगे फिर ओरोफेरिंक्स को करेंगे। अगला है फर्स्ट ओरोफेरिंजियल देन ट्रेकियल सक्शन। तीसरा हाइपर ऑक्सीजनेट द पेशेंट देन ओरोफेरिंजियल, कि पहले ऑक्सीजनेट करेंगे हाइपर ऑक्सीजन फिर ओरोफेरिंजियल। नहीं, ओरोफेरिंजियल सक्शन के लिए आपको हाइपर ऑक्सीजनेट करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि पेशेंट में तो ट्रेकियोस्टमी यहां हो रखी है ना, यहां हो रखी है, तो फिर करने की जरूरत नहीं। ओरोफेरिंक्स को तो ओरोफेरिंक्स में करने की जरूरत नहीं है। तो ये ऑप्शन तो चला गया, ये भी चला गया। ये क्यों चला गया? इसकी वजह क्या है कि पहले ओरोफेरिंजियल सक्शनिंग की जाती है। क्यों की जाती है? क्योंकि अगर ओरोफेरिंक्स को सक्शन नहीं करेंगे तो देयर आर द मोर चांसेस ऑफ एस्पिरेशन, कि आपके जो ओरोफेरिंक्स का जो सिक्रेशन है वो कहां जा सकते हैं? नीचे। इसलिए पहले क्या किया जाता है? आपका ट्रेकियल सक्शन की जाती है। तो ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट, विच ड्रग इज नॉट यूज्ड व्हाइल परफॉर्मिंग लंबर पंचर? लंबर पंचर, अब देखो लंबर पंचर जो प्रोसीजर है ना, वो मोस्टली ध्यान रखना एस्पिरेशन के लिए किया जाता है। और एस्पिरेशन का मतलब क्या हुआ? डायग्नोस्टिक पर्पज। डायग्नोस्टिक पर्पज के लिए किया जाता है मोस्टली। लेकिन अगर दवा के लिए पूछ रहे तो एपिनेफ्रिन कभी भी नहीं दी जाती। बाकी तो लोकल एनेस्थेसिया और ये सब तो दी जाती है, एपिनेफ्रिन कभी भी लंबर पंचर से नहीं दी जाती है। नेक्स्ट, ए चाइल्ड इज ऑन कीमोथेरेपी, द नर्स शुड फॉलो विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग कीमोथेरेपेटिक एसोसिएटेड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। एक पेशेंट है जिसको कीमोथेरेपी चल रहा है। कीमोथेरेपी वाले पेशेंट में आपको पता है ना पैन साइटोपेनिया हो जाता है, कि सारी की सारी जो सेल्स कम हो जाते हैं तो थ्रोम्बोसाइट्स भी कम हो जाएंगे। तो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया की कंडीशन अगर हो रही है उस पेशेंट में तो आप क्या ध्यान रखेंगे? तो हैंड वॉशिंग करवाएंगे क्या? हैंड वॉशिंग तो अच्छी बात है ना। मतलब आप क्या करेंगे? फॉलो, कौन सा फॉलो करेंगे, है ना। और ब्रश 2 टाइम्स इन अ डे, मतलब क्वेश्चन ये है कि हैंड वॉशिंग करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। अवॉइड क्राउडिंग प्लेसेस, क्राउडिंग प्लेस को अवॉइड करना चाहिए। तो ये है ना, ये डब्ल्यूबीसी के लिए किया जाता है, क्योंकि डब्ल्यूबीसी से इम्यूनिटी कम होती है। डब्ल्यूबीसी अगर कम हो जाए तो ब्रश 2 टाइम्स इन अ डे, ये नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि थ्रोम्बोसाइटोपेनिया के पेशेंट में गम ब्लीडिंग होने के चांसेस होते हैं, इसलिए कभी भी ये नहीं करना चाहिए, ब्रशिंग नहीं की जानी चाहिए। तो ये आपका क्या चला जाएगा? आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेजर नहीं करनी चाहिए, ऑप्शन में नहीं था। ए पेशेंट इज वार्ड सडन कार्डियक अरेस्ट, वार्ड में एक मरीज है और कहां चला गया? सडन कार्डियक अरेस्ट में चला गया। फॉर इंट्यूबेशन विच मेथड इज यूज? तो क्या जा थ्रस्ट मैन्यूवर काम में लोगे या हेड टिल्ट चिन लिफ्ट? तो हेड टिल्ट चिन लिफ्ट पोजीशन काम में ली जाती है इंट्यूबेशन के लिए, तो जिसमें किसी तरह का कोई भी नेक इंजरी नहीं है। तो कार्डियक अरेस्ट हुआ है तो नेक इंजरी नहीं है, तो ये चला जाएगा। नेक्स्ट, 1 ग्राम सेफ्ट्रियाक्सोन इन 50 ml ओवर 30 मिनट। 1 ग्राम जो सेफ्ट्रियाक्सोन है वो 50 ml में दिया जाना है, कितनी देर में? 30 मिनट में। तो ड्रॉप फैक्टर इज 15, ड्रॉप फैक्टर 15, तो टोटल अमाउंट बटा टाइम इन मिनट गुणा 15, 15 दूनी 30 और 25 दूनी 50। क्या आंसर चला गया? 25 ड्रॉप पर मिनट। नेक्स्ट, if a patient is on NG2 feeding during oral medicine, the crushed medication should be dissolved in how much water? कि एक पेशेंट है जो एनजी ट्यूब पे है, एनजी फीडिंग पे है, और एनजी फीडिंग का पेशेंट है, तो उसमें क्या देना है आपको? मेडिसिन तो देंगे, तो एनजी से देंगे। तो वो जो क्रस्ड मेडिकेशन है वो कितने पानी में डिजोल्व करेंगे, ये क्वेश्चन है। तो 10 से 20 ml, जो मिनिमम वाटर है दोस्तों कितना है? 10 से 20 ml है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मिनिमम साइज सिरिंज इज यूज्ड फॉर सेंट्रल वीनस कैथेटर? 10 ml। किसी भी पेशेंट में सीवीपी लाइन लगी होती है ना, सेंट्रल वीनस कैथेटर, तो जब मैंने सेंट्रल लाइन पढ़ाया था तो आपको मैंने बताया था इस बारे में, बताया था अच्छे से कि भाई जो सेंट्रल वीनस कैथेटर होता है उसमें फ्लशिंग के लिए मिनिमम 10 ml होता है, क्योंकि इतना बड़ा सेंट्रल वीनस कैथेटर यहां से लेके कहां तक होता है? वो सुपीरियर वेना केवा तक होता है। तो यहां से लेके यहां तक होगा, तो दोस्तों अब उसमें 2 ml लोगे तो वहीं रह जाएगा, 5 ml लोगे वहीं रह जाएगा। तो कौन सा लिया जाता है? 10 ml के सिरिंज उसकी मिनिमम सिरिंज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पेशेंट हैविंग बीटा ब्लॉकर, एक पेशेंट ले रहा है बीटा ब्लॉकर विद फ्रूसेमाइड, और क्या भी चल रहा है उसमें? फ्रूसेमाइड भी। देन पेशेंट अटेंडेंट आस्क फॉर फंक्शन ऑफ फ्रूसेमाइड, और पेशेंट के जो अटेंडेंट ना साथ वाले वो पूछ रहे हैं कि सर ये तो ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई हमारे कि बीटा ब्लॉकर चल रहा है, लेकिन इसमें फ्रूसेमाइड क्या काम में लेंगे? फ्रूसेमाइड का काम क्या? तो फ्रूसेमाइड पता है ना आपको कि लूप डाययूरेटिक है, लूप डाययूरेटिक है। अब लूप डाययूरेटिक है तो इसका मतलब वो क्या करेगा? यूरिन आउटपुट को बढ़ा देगा। तो यूरिन आउटपुट बढ़ा देगा तो सीधी सी बात है पेशेंट के हार्ट पे क्या होगा? लोड कम हो जाएगा। तो इंक्रीज यूरिन आउटपुट एंड डिक्रीज द एक्स्ट्रा फ्लूइड, एक्स्ट्रा फ्लूइड को कम कर देगा और यूरिन आउटपुट को बढ़ा देगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द नेक्स्ट? अब नेक्स्ट क्या होगा? ये ऑप्शन सारे के सारे वाहियात ऑप्शन है, कोई सही नहीं है इसमें। 18 से 54 हो सकता है, 62 के आगे अगर देखो 35 लगाएं तो नहीं होगा। 18 ऑप्शन, 18 दूनी 36, शायद 54, तो ये भी नहीं होगा, है ना। और क्या है आपका? 7 तो बिल्कुल नहीं होगा। तो 24 आप मान सकते हो,
अब एम्स क्या मानेगा क्या नहीं मानेगा मुझे नहीं पता, लेकिन 24 मान सकते हो क्योंकि उसके इर्द गिर्द क्या है, तो 24 दूनी 48, 24 थी 72, तो 72 60 62 के थोड़ा सा आसपास है, इसलिए अपन इसको मान सकते हैं। नेक्स्ट, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कौन है, तो सुब्रमण्यम जे है ना। अगर इसमें दिया होता कि एस जयशंकर तो आप सब कर देते, तो एस का पूरा नाम उन्होंने सुब्रमण्यम दे दिया, जे खाली छोड़ दिया। ये क्या है आपका एक्सटर्नल अफेयर के मिनिस्टर है, सुषमा स्वराज इसमें नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ टू मेजर ओरोफेरिंजियल एयरवे, ओरोफेरिंजियल को मेजर कैसे करेंगे, पहला कॉर्नर ऑफ द माउथ टू द लिप, कि यहां से लेके यहां तक। दूसरा कॉर्नर ऑफ माउथ टू ईयर, यहां से लेके यहां तक। और कॉर्नर ऑफ माउथ टू द मैंडिबल, यहां से लेके यहां तक। तो दोस्तों हमेशा कॉर्नर ऑफ माउथ से लेके और कान तक उसको मेजर किया जाता है, फिर उसको यूज लिया जाता है, ठीक है। इस तरह से इसको क्या करेंगे, मेजर करेंगे, ठीक है। उसके बाद में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों आज की क्लास में, आज के इस पेपर सॉल्यूशन जो है आपके सेशन में, लगभग हमने 76 क्वेश्चन, जो लगभग आपकी लैंग्वेज मतलब मैक्सिमम लैंग्वेज जो सिमिलर थी, हमने कोशिश की, हमने पूरा करने की कोशिश की, हमने समझने की कोशिश की। इसका जो डिटेल डिस्क्रिप्शन है वो हम आने वाली सुपर सीरीज में पढ़ने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप अपना मिलान कीजिए, आप करते रहिए, आप अपना एनालिसिस कीजिए और रिजल्ट का इंतजार कीजिए। आप सब लोगों का आपके रिजल्ट के लिए अग्रिम शुभकामनाएं, अग्रिम बधाइयां दोस्तों। 20 दिन के बाद में आपका मेंस का पेपर है, उसके लिए चूकना नहीं है, लगातार पढ़ना है, रिजल्ट आपका पॉजिटिव जाएगा। इसी भावना के साथ, इसी साधुवाद के साथ, इसी आशीर्वाद के साथ आज की क्लास की तीसरी करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।